हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड अपने आ चुके हैं सीए फाउंडेशन मैथ्स के स्टैटिस्टिक्स के अगले चैप्टर पर। यह चैप्टर भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान होने वाला है। अगेन व्हाट आई डिमांड ऑफ यू ऑल इज, मैंने अपने लेक्चरों में लगभग हर लेक्चर में यह वर्ड यूज किया है, दैट इज कंसिस्टेंसी इन प्रैक्टिसिंग। अगर वो है तो आपके लिए फिर यह चैप्टर भी एकदम पानी है। वेटेज सर, आप लोग हर चैप्टर के पहले वेटेज जानना चाहोगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आई वुड से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एनीवेयर अराउंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मिला के 6 मार्क्स से आता है, 6 मार्क्स का आता है। नंबर ऑफ क्लासेस जो अपने को लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है 3 से 4 क्लास लगेगा अप्रोक्सीमेटली, बट लेट्स सी। समय अपने देंगे हर टॉपिक को एंड वी विल कंप्लीट एवरीथिंग फ्रॉम हियर एज वेल। ठीक है, एज यूजुअल टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज, आरटीपी, एमटीपी आए होंगे खत्म करवा दूंगा। ठीक है, लेट्स गो एवरीबॉडी। चलो जी सर। सर, क्यों पढ़े कोरिलेशन और रिग्रेशन? क्या है ये? रिग्रेशन का बात बाद में करूंगा, है ना। पहले कोरिलेशन का बात करेंगे। इसको ऐसे दो चैप्टरों की तरह समझो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। पहले कोरिलेशन समझते हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर ऐसा होता है कि दो वेरिएबल्स बदल रहे होते हैं। हो सकता है उनमें कोई रिलेशन हो सकता है उनमें कोई रिलेशन नहीं हो। एग्जाम्पल दो, किसी चीज का दाम बढ़ते चला जा रहा है, प्राइस बढ़ते चला जा रहा है। जब उस चीज का प्राइस बढ़ते चला जा रहा है, यह देखने को मिल रहा है कि उसका डिमांड बार बार गिरते चला जा रहा है। तो एक मन में आ गया कि हाँ, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। ऐसा मन में आ गया है, बात सेट हो गया मन में। ठीक है, कि व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, ये सभी के मन में आ गया, मेरे और आपके। ठीक है, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। पर प्राइस और डिमांड कितना रिलेटेड है एक दूसरे से? मतलब डिमांड क्या सिर्फ प्राइस की वजह से बदलता है या और भी चीजों की वजह से बदलता है? अभी नहीं पता आप लोगों को, आप लोग जवाब मत दीजिए, इकोनॉमिक्स का नॉलेज मत लगाइए। मान लीजिए आपको नहीं पता कि डिमांड क्या सिर्फ प्राइस पे भरोसे है या डिमांड और भी फैक्टरों के भरोसे है, तो हम लोग यूज करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या करता है? क्वांटिटेटिवली, मतलब नंबर्स के रूप में बता देता है कि कोई चीज में सच में कितना डिपेंडेंस है, मतलब कितना डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पर। अगर मान लो वो आ गया 1, एक्चुअली 1 नहीं, -1, इसका मतलब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब प्राइस ही सिर्फ डिमांड को डिटरमाइन करता है। पर मान लो आया -0.6, मतलब हाँ, डिमांड को डिटरमाइन करने में प्राइस का काफी अहम रोल रहता है, पर सिर्फ प्राइस का ही रोल नहीं रहता। आप समझ गए? तो जहां इनवर्स रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन ये बोलता है, इनवर्स रिलेशन बोलता है एक चीज बढ़ने से दूसरा घट रहा है, जैसे प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट रहा है। सप्लाई में क्या होता है? प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। पर ये जो रिलेशन है ये कितना स्ट्रांग है आपस में, ये कितना स्ट्रांग है आपस में, कितना स्ट्रांगली पॉजिटिव है या कितना स्ट्रांगली नेगेटिव है आपस में, उस चीज का इवैल्यूएशन, उस चीज का इवैल्यूएशन आप कोरिलेशन से करते हो, कोरिलेशन निकाल कर करते हो। तो दो चीज और बेटर एग्जांपल भी दे सकता हूं आपको। आप लोग रेस्टोरेंट गए, आप लोग रेस्टोरेंट जाते हो, रेस्टोरेंट गए, मैं पूछा भाई खाना कैसा लगा, तो आप लोग बोले सर अच्छा लगा, कोई बोला बहुत अच्छा लगा। अब मैं समझा नहीं यार, सच में अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, मैं नहीं समझा। मैंने एक काम किया, मैंने बोला 5 में से रिव्यू दे दो ना। अब अगर 5 में से रिव्यू आप देखते हो किसी रेस्टोरेंट का 5 है या 4.8 है या 4.9 है, इसका मतलब आपके दिमाग में सेट है कि ये टॉप क्लास रेस्टोरेंट है, मतलब नेगेटिव फीडबैक आ ही नहीं रहा इसको लेकर। पर वहीं पर अगर मेजॉरिटी रिव्यूज 3 या 5 में से, अगर 3 है
तो ये कैसा कोरिलेशन हो गया? फिर आपका लो है, मतलब बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी कम। तो आपने भी नंबर्स को यूज किया कि नहीं किया, रेस्टोरेंट कितना पसंद है या कितना नहीं पसंद है ये बताने के लिए। ठीक उसी तरह से दो वेरिएबल्स कितने जोर से जुड़े हुए हैं या कितने दूर दूर है वो बताने के लिए आप क्या यूज करते हो? कोरिलेशन। बात समझ आ गई है? चलिए आइए पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीवेरिएट भी होता है, बाईवेरिएट भी होता है। हमारा जो डिस्कशन है, हमारा जो सिलेबस है वो बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पर है। बाईवेरिएट मतलब दो वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स का बिहेवियर को अपने स्टडी करेंगे कि ये लोग एक दूसरे से कितना आपस में कोरिलेटेड है या कोरिलेटेड नहीं है, जो भी है आपस में कितना है ये अपने स्टडी करेंगे। रिग्रेशन क्या करता है थोड़े समय बाद बताऊंगा, अभी बोलूंगा अभी तो उस समय रिपीट करना पड़ेगा। समझ आ गया? ओके। अब बच्चे लोग सबसे पहले लिख लो यहां पर पी वाई क्यू बुक में सबसे पहले पेज में यही इसीलिए दिया गया है, पी वाई क्यू में आएगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले लिख लेना एक, मतलब इधर दिखाता हूं फिर आप लोगों को लिखाता हूं। अगर मैं आईसीआई मॉड्यूल पर लेकर चलूं आपको, पहले आप लोग समझना उसके बाद लिखना, ठीक है? नो नीड टू कॉपी, ये कोई आपको ये बनाने नहीं देगा, शांति बैठिए। क्या बोला है पढ़ो एक बार मेरे साथ। प्रिपेयर अ बाईवेरिएट मतलब दो वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी टेबल रिलेटिंग टू मार्क्स इन स्टैट्स एंड मैथ्स। क्या बोला? बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। बाईवेरिएट क्योंकि दो वेरिएबल्स है, एक स्टैटिस्टिक्स का मार्क्स और एक मैथमेटिक्स का मार्क्स। ठीक है, अब आप देखिए एक बार मेरा हेल्प करेंगे क्या? मान लीजिए पहला मार्क्स स्टैट्स का है, स्टैट्स में जो लोएस्ट मार्क्स है यहाँ पे 1 दिख रहा है मुझे, और तो कुछ नहीं दिखा। और स्टैट्स में जो मुझे हाईएस्ट मार्क्स दिखा है वो यहाँ पर कितना दिखा है मुझे बताइए? 16 दिखा है। 18 है क्या? ओके 18 है, थैंक यू सो मच। एंड अगर मैथ्स में आप लोग देखेंगे तो यहां पर मुझे 1 दिख रहा है लोएस्ट, और मैथ्स में हाईएस्ट यहाँ 19, यहां तक तो 19 दिखा है मुझे, इसके आगे तो कुछ नहीं है। करेक्ट है क्या? अब क्या बोला गया टेबल बनाने के लिए? टेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। नहीं भी बोलता तो कौन सा लेते? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट क्लास इंटरवल बिंग 0 फॉर 4 फॉर बोथ। मतलब कैसे मार्क्स को ब्रेक करना है? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से ज्यादा किसी का नहीं आया। अब सुनो, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन अब दिखेगा आपको, फर्स्ट टाइम आप लोग देखोगे तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, जो बताने की चेष्टा कर रहा हूं देखिएगा। ये रहा यहां पर देखिए, सुनना सबको, सुनना एकदम आराम से सुनना। कहा गया? ये रहा बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखकर शुरुआत में बच्चे को लगता है यार ये क्या दिया हुआ है, डिड नॉट अंडरस्टैंड। एकदम शांति से सुनिए। एक्स स्टैट्स का मार्क्स है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। ओके, ये मैथ्स का मार्क्स है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। ओके ओके बात है, ओके। अब रुको, अब आपसे पूछा स्टैट्स में 0 से 4 कितना जन लाया, मैथ्स में कितना जन 0 से 4 लाया। यहां पे 1 का मतलब है एक ही जन ऐसा है जो स्टैट्स में भी 0 से 4 लाया है और मैथ्स में भी 0 से 4 लाया है। अब समझ आया? मैं आपको समझाता हूं। मानो एक स्कोर है 15 और 13, ये बच्चा स्टैट्स में 15 लाया, मैथ्स में 13 लाया, तो अब 15 से 13 है, इसका मतलब इस कॉलम में वो काउंट हो जाएगा। और ये तो स्टैट्स में सिलेक्ट हो गया, और मैथ्स में कितना लाया? 13, 13 मतलब इस कॉलम में। अब वो बच्चे को यहां और यहां मिला के एक काउंट दे दो, तो ऐसे दो बच्चे हैं। अब समझ आया? अब समझ आया? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, रैंडम कोई भी एग्जांपल पिक करूंगा ना। मानो ये देखो 1 से 3, 1 और 3, मतलब एक बच्चे का स्टैट्स में 1 आया है और मैथ्स में 3 आया है। तो स्टैट्स में 1 आया है मतलब स्टैट्स में इधर आएगा, वो मैथ्स में 3 आया मतलब इधर आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? यहां। तो देखो वो बच्चा यहां पे काउंट हो गया 1।
अभी एग्जाम्पल देता हूं, ये देखो ये 2 और 6 वाला बच्चा, ये लाया तो 2 और 6 है, मतलब स्टैट्स में तो 0 से 4 है, पर मैथ्स में 4 से 8 है। तो बाबू स्टैट्स में तो 0 से 4 है और मैथ्स में 4 से 8 है, तो इंटरसेक्शन कहां हो रहा है? यहां 1 हो गया। अंडरस्टूड है सर? आगे का बात करता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, 8 से 3 है, स्टैट्स में 8 है और मैथ्स में 3 है, तो 8 से 12 और 0 से 4, 8 से 12 देखो, 8 से 12 और 0 से 4 मिला। अब आई थिंक ये आसान है, ऐसा कोई बनाने आपको देगा क्या? नहीं, बस पढ़ना आना चाहिए, मैंने पढ़ा दिया। अब इस टेबल से दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन निकाले जाते हैं जो परीक्षा में आते हैं, दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन निकाले जाते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, और क्या बताइए? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार कंडीशनल भूल जाइए, है ना, एक बार कंडीशनल भूल जाइए। पहले ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द above bivariate frequency distribution, there are two types of univariate distribution. There are how many types of univariate distributions? Two types of. ये स्टार मार्क के किताब में लिख लो, किताब में लिखा हुआ है, बट फिर भी आपको हाईलाइट करवा देता हूं, किताब में लिखा हुआ है, मुझे उसका टेंशन नहीं है। टू टाइप्स ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, रुक जाइए, लिख लीजिए, जो पीवाई लिखा है ना, पीवाई क्यू जहां लिखा है वहां लिख दो, टू टाइप्स ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, टू टाइप्स ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, टू टाइप्स ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। टू टाइप्स ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चे दो टाइप ऑफ यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बोलो? मार्जिनल और कंडीशनल। क्या होता है वो मैं बताऊंगा, आपको नहीं समझना है, आपको बस सुनना है ना। मार्जिनल और कंडीशनल क्या है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन लोग बोला कि हमें बताइए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टैट्स, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टैट्स, मतलब इस बार इन लोग इंटरेस्टेड है खाली ये जानने में कि स्टैट्स का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग एनीथिंग अबाउट मैथ्स। अब इधर देखो, स्टैट्स में 0 से 4 कितने जने हैं? एक एक दो, कितने हो गए? 4। स्टैट्स में 4 से 8 कितने जने हैं? 12। स्टैट्स में 8 से 12 कितने जने हैं? 14। स्टैट्स में 12 से 16 कितने लोग हैं? 11। स्टैट्स में 16 से 20 कितने लोग हैं? 9। ये हो गया स्टैट्स का प्रेजेंटेशन। क्या अब मैथ्स का नहीं आएगा आप लोग को करना? मैथ्स का कैसे होगा बताओ? 0 से 4 कितने लोग हैं? 3। 4 से 8 कितने लोग हैं? 8। 8 से 12 15। 12 से 16 14। 16 से 20 10। ये रहा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन, सॉरी मार्जिनल कर रहे थे ना, जैसे स्टैट्स का था वैसे ही मैथ्स का। तो हम लोग कितने तरीके का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन सीखे? 2। अरे कितने तरीके का? 2। एक स्टैट्स के मार्क्स का 2। तो एग्जाम में आ सकता है कितने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे? आंसर क्या लिखेगा? 2 लिखिए। 2 marginal distributions in a bivariate data, 2 marginal distributions in a bivariate data। एग्जाम में आ गया एमसीक्यू में तो याद रखिएगा, 2 marginal distributions in a bivariate data। अरे अंडरस्टूड है क्या सर? सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अंडरस्टूड है, टॉप नॉच क्लियर है। ये हो गया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है क्या? चलो अब ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर समझिएगा। अब आते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे।
अब आते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है समझना। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देखिए इधर पे मैं आपको समझाता हूं। किसी ने आपको पूछा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं आपको कि मार्क्स इन स्टैट्स उन स्टूडेंट्स का बताओ जिनका मैथ्स में मार्क्स 8 से 12 है, जिनका मैथ्स में मार्क्स 8 से 12 है उनका हमें मार्क्स इन स्टैट्स बताओ। तो अब समझो जिनका मैथ्स में 8 से 12 है आ गया, जिनका मैथ्स में 8 से 12 है, 1 मिनट रुक जाओ, जिनका मैथ्स में 8 से 12 है वो ये लोग हैं, उनका स्टैट्स में मार्क्स बताओ। तो 0 से 4 लाने वाले 2 जने हैं, 4 से 8 लाने वाले कितने जने हैं 5, 8 से 12 वाले 4, 12 से 16 वाले 3 और 16 से 20 वाले 1। डिड यू अंडरस्टैंड यस और नो? यस सर। इधर से इधर इतने, इधर से इधर इतने, इधर से इधर इतने, इधर से इधर इतने, इधर से इधर इतने। ये हो गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक उल्टा हो सकता था, उल्टा ये हो सकता था कि पूछ सकता था कि हम लोगों को मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, मैथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए जिनका स्टैट्स में 8 से 12 है। तो अगर जिनका स्टैट्स में 8 से 12 है तो स्टैट्स में 8 से 12 वालों को फिक्स कर लो, कर दिया फिक्स। अब उनका मैथ्स का मार्क्स क्या होगा 0 से 4 1 जन का, 4 से 8 2 जन का, 8 से 12 4 जन का, 12 से 16 6 जन का, 16 से 20 1 जन का। अब आप लोगों को एक सवाल पूछूंगा, थोड़ा खतरनाक है पर सोचने लायक बात है। मैं पूछा अगर कितने टाइप ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, अधिकतर बच्चे जो है उटपटांग आंसर देंगे, बिना सोचे समझे आंसर देंगे। आई विल डिसलाइक दैट। एकदम शांति से सुनेंगे आप। मान लो ये 0 से 4 तक फिक्स कर दिया कि हम लोगों को मैथ्स में जो है जिनका 0 से 4 आया है उनका स्टैट्स में मार्क्स चाहिए। तो कितने ऑप्शंस आपके पास, एक ये एक कॉलम बन जाएगा। अगर आप ऐसे बनाओगे तो एक कॉलम बन जाएगा, ये 2 कॉलम, ये कितने कॉलम 3 4 5, ये हो गया 5। अंडरस्टूड है कि नहीं अंडरस्टूड है? राइट सर अंडरस्टूड है। अब आप लोगों को 5 जो मिला रियल लाइफ में आप लोग देखा ये 5 क्या है, 1 2 3 4 5, ये तो 5 था। अरे हाँ या ना? अब इसको फिक्स कर दो, अब इसको फिक्स कर दो तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस कितने पॉसिबल है, m प्लस एन, m प्लस एन। m प्लस एन का मतलब क्या हुआ इधर देख लीजिए, एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये रहा देख लो, पहला बात तो m प्लस एन। m क्या है, कितने क्लासिफिकेशंस है? हमारे इस एग्जांपल में 5 क्लासिफिकेशंस थे। कैसे? 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 5 क्लासिफिकेशन। उधर भी कितने क्लासिफिकेशंस थे, 5, 5 प्लस 5 10। और आप 10 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा निकाल ही नहीं सकते। चैलेंज करता हूं एक एक को, प्रूफ कर दूं, 10 गिना दूंगा। गिनना चाहोगे? 10 गिना दूंगा इस एग्जांपल में। इधर सुनना, कंडीशनल है, कंडीशनल है। पहला कंडीशन क्या था देखो, मार्क्स इन स्टैट्स फॉर मैथ्स मार्क्स बिटवीन 8 to 12। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। मार्क्स इन स्टैट्स फॉर मैथ्स मार्क्स बिटवीन 8 to 12, ये एक हुआ, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर से मार्क्स इन स्टैट्स फॉर मैथ्स मार्क्स बिटवीन 0 to 4 2, मार्क्स इन स्टैट्स फॉर मार्क्स इन मैथ्स बिटवीन 4 to 8 3, मार्क्स इन स्टैट्स फॉर मार्क्स इन मैथ्स बिटवीन 12 to 16 4, मार्क्स इन स्टैट्स फॉर मार्क्स इन मैथ्स बिटवीन 16 to 20 कितने हुए, 5। मैंने कितना गिना दिया आप लोगों को, 5। कितना गिना है आप लोग को, 5। तो ये किसका था, मार्क्स इन स्टैट्स का। ठीक इधर से भी ऐसे सोचे तो कितना आ रहा है, 5। 5 प्लस 5 कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 10। कौन कौन समझा? तो आप लोगों को कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाने नहीं बोलेगा, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि डिस्ट्रीब्यूशन बना के दो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं।
आई होप इट्स क्लियर। तो अगर आ गया नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, क्या बोलोगे? 2। कितने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है? 2। अरे एक है स्टैट्स का मार्क्स और एक है मैथ्स का मार्क्स। पर अगर इन लोगों ने पूछा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन m प्लस n, m is the number of classification, n is the number of classification। once again, दोनों नंबर ऑफ क्लासिफिकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हटाइए, हो गया? अंडरस्टूड है सर। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? बात भी समझ में आ गया सर। अब बच्चे, 4 तरीके का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, मतलब अगर आपको कोरिलेशन मेजर करना है, 4 तरीके का मेथड्स आपके सिलेबस में है। 4 तरीके का। पहला है स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन और कॉन्करेंट डिविएशंस। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन। अगर आपका 11 12 में इको मैथ्स ये सब था तो मेजॉरिटी बच्चों का पहला 3 तो पढ़ा हुआ है। हालांकि डोंट वरी, किसी का अगर नहीं पढ़ा है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं जीरो से ही बताने वाला हूं एज इट इज। सबसे आसान पता है क्या है? सबसे कम टाइमिंग कंज्यूमिंग कौन सा पता है? ये वाला और ये वाला। ये लोग ज्यादा टाइम खाते हैं, बट देन पढ़ना तो सभी है। आइए पढ़ते हैं। पहला स्कैटर डायग्राम। स्टूडेंट्स, स्कैटर डायग्राम को रीड करने से पहले एक बार देखिए तो समझ आए। देखिए इधर स्कैटर डायग्राम, बहुत सारे डॉट्स रहेंगे, जैसे x की वैल्यूज और y की वैल्यूज के बीच में बहुत सारे डॉट्स रहेंगे। आपको ग्राफ को हमेशा लेफ्ट टू राइट देखना है। क्या लेफ्ट टू राइट ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्या लेफ्ट टू राइट ये ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है क्या? हाँ, लेफ्ट से राइट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब, अच्छा, कोरिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आर से। कभी भी मैं बोला फाइंड आर, मतलब फाइंड कोरिलेशन, मतलब आर है जी 0 से 1 के बीच में। आर है जी 0 से 1 के बीच में। आर इज बिटवीन 0 एंड 1। अंडरस्टूड है? यस सर, बातचीत तो अंडरस्टूड है। अब इधर देखो, लेकिन अगर ग्राफ एकदम ऐसे गया, ओरिजिन से एकदम ऊपर चला गया, उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन में आर का वैल्यू क्या आता है बताओ? 1 आता है। परफेक्ट कोरिलेशन में आर का वैल्यू क्या आता है? 1। एकदम इसी को पकड़ के स्ट्रेट लाइन टानता है, दैट इज परफेक्ट कोरिलेशन। आगे बढ़ता हूं। अगर लेफ्ट टू राइट ग्राफ लगभग लगभग नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मतलब r -1 और 0 के बीच में। मैंने आपको बोला था कोरिलेशन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। ये लिख भी सकते हो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कोरिलेशन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ये लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड 1। कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अब मैं क्या बोल रहा हूं? ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। अब एक आता है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? धड़क, ये देखो गिरते ही जा रहा है। परफेक्टली नेगेटिव मतलब सिर्फ एक सिंगल लाइन दिख रहा है, तब कोरिलेशन -1 होता है। अच्छा, अब क्लास, कभी कभार होता है कोई शेप नहीं बन रहा होता है, मतलब ना लेफ्ट से राइट ऊपर जा रहा है ना नीचे, यहां कहीं भी जा रहा है क्या? नहीं, तब उसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? जीरो कोरिलेशन। और कभी कभार ऐसा कर्व बनता है, ये देखो ऊपर गया और फिर नीचे आया, इसको बोलते हैं कर्विलीनियर कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? कर्विलीनियर कोरिलेशन। यहां भी कोरिलेशन का वैल्यू क्या होता है बताइए? 0 होता है। यहां भी कोरिलेशन का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। कर्विलीनियर कोरिलेशन में भी कोरिलेशन का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। बढ़िया है सर, बातचीत क्लियर है, बातचीत क्लियर है सर। तो एक बारी इतना समझ आ गया तो ये रीड कर लेते हैं, हालांकि बात खत्म हो चुका है। ये स्कैटर डायग्राम क्या है? कोरिलेशन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, लगभग वैल्यू बताएगा। तो
इट इज अ सिंपल डायग्रामेटिक अप्रोच। तो एग्जाम में आ गया कि कोरिलेशन मेजर करने के लिए सिंपल डायग्रामेटिक अप्रोच कौन सा है, आपको पता है स्कैटर डायग्राम का बात कर रहे हैं सर। टू एस्टैब्लिश कोरिलेशन बिटवीन अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन बताने के लिए ये एक डायग्रामेटिक अप्रोच है। Scatter diagram can be applied for any type of correlation, linear as well as non-linear। Non-linear मतलब जहां एक लाइन नहीं बन रहा है, ऐसे कर्व बन रहा है, कर्वी linear। Scatter diagram can distinguish between different correlations although it fails to measure the extent of relationship between two variables। मतलब समझा, आप यहां पे एक एग्जैक्ट नंबर नहीं असाइन कर पाएगा। आप ये बोल पाएगा कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, आप ये बोल पाएगा कि ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, पर आप कभी भी नहीं बोल पाएगा कि ये दोनों के बीच में कितना एक्सटेंड तक पॉजिटिव या कितने एक्सटेंड तक नेगेटिव कोरिलेशन है, ये आप नहीं बता पाएगा। अरे अंडरस्टूड है कि नहीं अंडरस्टूड है सर? अंडरस्टूड है। ये सब जो मैंने बताया है यही सब लिखा हुआ है, नथिंग एल्स टू स्टडी फ्रॉम हियर। बराबर बात है, चलो बढ़िया सी बात है। अब बहुत बढ़िया बात आ गया, एमसीक्यू पीवाईक्यू आ गया, पीवाईक्यू आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया। कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, फिर से बोल रहा हूं कोरिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, भूलिएगा नहीं। कोरिलेशन का कॉन्सेप्चुअल मतलब भी मैंने आप लोगों को आज बताया है, ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूं। अगर एक लीनियर कोरिलेशन है, क्या बोला मैं? लीनियर मतलब एक लाइन बन रहा है, चाहे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, अगर लाइन बन रहा है, दिस इज द बेस्ट मेथड। देखो लिखा है, दिस इज बाय फार the best method for finding correlation between two variables provided the relation between two variables is linear। सबसे बड़ा हॉट एमसीक्यू क्वेश्चन कि if the correlation between two variables is linear suggest the best method of correlation। आपको पता है, आपको चार आता है, स्कैटर और ये प्रोडक्ट मोमेंट और कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, कौन सा बेस्ट होगा? कार्ल पियर्सन। Pearson's correlation coefficient may be defined, अब क्या है फॉर्मूला? Covariance between two variables to the product of standard deviation of two variables। I will talk about that। ये रहा कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। Correlation between two variables is covariance by standard deviation of x into standard deviation of y। Tell me honestly, क्या हम लोगों को स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना आता है क्या, कि नहीं आता? स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। इफ यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑन द टिप्स होना चाहिए, रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन बाई एक्स बार होल स्क्वायर। अगर नहीं ध्यान आ रहा है मतलब प्रैक्टिस इनफ नहीं है। सर को याद है, आपको क्यों नहीं? मतलब मेजोरिटी लोग बोल पाया आप लोग, बट जिसको नहीं है उसको टोक रहा हूं, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया, पकड़े गए आप। फिर से बोल रहा हूं, दिस इज द टेस्ट ऑफ प्रिपरेशन। सर एक फॉर्मूला बोले स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आंख के सामने वो फॉर्मूला दिख जाना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा मतलब तुम अभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं बने। समझ आ गया? राइट सर। अब बच्चे, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल वाला बात नहीं है। जो x की वैल्यू है माइनस एक्स बार, यहां पे x के ऊपर बार बना देना है ना, बाई चांस नहीं हुआ है, ठीक है, इंटू वाई आई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई एन, ऐसे भी बोल सकते हो, या समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ये हो गया आपका कोवेरियंस। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का बात करें, ये आपके लिए बोरिंग बात हो रहा है, रूट ओवर स्टैंडर्ड समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और वैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई है रूट ओवर समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस वाई बार होल स्क्वायर। सच बताना, क्या ये कुछ नया बोल रहा हूं क्या मैं? इज इट समथिंग न्यू? नो, आई डोंट थिंक सो। एक और फॉर्मूला है विच दे हैव गिवन अस, यहाँ पे समेशन वाई है, हाँ, तो क्या लिखा है? एन समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई बाई ए। इतना डिटेल्ड लिखा है, वो आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। चलिए हम जो है स्ट्रेट अवे आपको प्रैक्टिस कराएं बिफोर यू नो मूविंग इनटू ऑल दिस। एक मिनट, क्वेश्चन पर चलते हैं स्ट्रेट अवे।
कोवेरियंस बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई, ये आप लोगों को पता है, दैट्स व्हाट आई वांटेड। जी सर। अभी ये सारा डेटा जो है एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो है कोरिलेशन निकालूंगा। कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फटाफट नोट कर लीजिए। कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फटाक से, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एन है, समेशन एक्स आई है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, सब है। Compute the correlation between x and y from the following data. N equals to 10, summation xy equals to 220, summation x square equals to 200, summation y square equals to 262, summation x is 40 and summation y is equals to 50. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? राइट सर, राइट सर, बराबर बात है। अब हम आप लोगों से क्या बातचीत कर रहे हैं, इतना लिख लो फिर बात करता हूं। स्टूडेंट्स, कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला भी है विच ऑल ऑफ अस शुड फर्स्ट नोट डाउन। मतलब लिखा हुआ है, मेरे किताब में लिख के दिया हूं मैं, पर फिर भी एक बार हाथ से लिख के प्रैक्टिस करिए। याद मैं करवा दूंगा, पर लिखिए पहले एक बार। फटाफट लिखिए। नोट कर लिया? अब रुको, पहले एक बार ये याद करा देता हूं, बहुत आसान है। सर आपने तो हम लोगों को सबसे पहले ये याद कराया था, एक फॉर्मूला क्या याद कराया था बोलो? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई। अब एक बात समझो, ये गलत नहीं है, पर जब ये फॉर्मूला का डेटा ही नहीं दिया है तो क्या तुम इस फॉर्मूला को लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो अब मैं तुमको तरीका बताता हूं कैसे। एक और फॉर्मूला याद रखना है। पहले पहले सब एक साथ, पहले सब एक साथ, एन समेशन एक्स वाई, पहले सब एक साथ, फिर सब अलग अलग, मतलब समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। देखो ना, पहले एक साथ समेशन एक्स वाई, फिर समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, दो बार रूट लगा देना बस। अभी विजुअलाइज करो शिवम, एज इफ वाई की जगह एक्स है, वाई की जगह यहां पर एक्स होता तो एन समेशन एक्स स्क्वायर होता, तो यहां पे रूट के अंदर डाल दो एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स क्या होता? समेशन एक्स होल स्क्वायर होता। जब तक याद नहीं होगा मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा आगे। और अब जो एक्स है वही उसकी जगह क्या लगा दो, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। इजी पीजी। सर जब तक याद नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ाने वाला, कुछ भी कर लो आप लोग। हाँ सर याद करा रहे आप? हाँ याद करा रहा हूं। चलो एक बारी और, एक बारी और मेरे साथ साथ बोलेंगे। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, एक बार और। पहले सब एक साथ, फिर अलग अलग, एन समेशन एक्स वाई, पहले सब एक साथ, फिर सब अलग अलग। अब यहां पे y की जगह दो पहले रूट लगा लो। अब y की जगह विजुअलाइज कर ले, यहां x है तो क्या लिखता? n समेशन एक्स स्क्वायर, यहां पे भी x होता तो क्या होता? समेशन x होल स्क्वायर। वैसे ही रूट ओवर n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब अगर इतना बात डन है, यहां ध्यान दीजिएगा, एन समेशन एक्स वाई है, समेशन एक्स वाई 220 है और एन 10 है, तो 10 इंटू 220 माइनस समेशन एक्स 40 इंटू 50, 40 इंटू 50 बाई रूट ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर यानी 200, 200 200 इंटू 10 माइनस समेशन एक्स यानी 40 होल स्क्वायर, रूट ओवर एन समेशन वाई स्क्वायर, एन समेशन वाई स्क्वायर, एन 10 है,
इंटू समेशन वाई स्क्वायर मतलब 262 है, माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर 50 होल स्क्वायर। पुट कर दीजिए वैल्यूज। आपको सब तो दिया हुआ है, आपको सब तो दिया हुआ है इन्होंने। पुट कर दीजिए। सो 2200 माइनस 2000 बाई रूट ओवर 2000 माइनस 1600, यानी क्या आ गया, रूट ओवर 400 इंटू रूट ओवर 120। 200 डिवाइडेड बाई रूट 400 क्या है 20, और रूट 120 कितना है देख लो, आपके पास कैलसी पड़ा हुआ है। ये मैं क्या बताते रहूं आपको, प्लीज डू इट। हो गया, चलिए बढ़िया। रूट 120 कितना है 10.95। हो गया। अब जो भी आंसर आया 0.91, ये हो गया खत्म। जो भी स्टूडेंट्स, एक जनरल बात बता रहा हूं, अगर कोरिलेशन 1 है तो ये आप लोग समझते हो ये परफेक्टली पॉजिटिव है, पर अगर 1 के आसपास है ना, मतलब 0.8, तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। ये याद रखिएगा, कोई पूछ नहीं रहा, बट जस्ट बताने लग रहा हूं आपको, है ना। राइट सर। और अगर इसी सम में, ये जो सम है, इसमें आप लोग ने जो बोला था सर कोवेरियंस बाई, इधर सुनिए, ऑल्टरनेटिव टू लिखिएगा, ऑल्टरनेटिव टू कोवेरियंस बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई, ये वाला बात भी तो किए थे हम लोग, यस और नो, उससे भी कर लेंगे। तो पहले कोवेरियंस निकाल लो, आ जाओ कोवेरियंस निकाल लो। आज कोवेरियंस क्या है क्लास, समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। समेशन एक्स वाई क्वेश्चन में देखना दिया हुआ है क्या, 220 है, 220 बाई एन कितना है 10, माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। आज एक्स बार इंटू वाई बार का बात करें तो समेशन एक्स है 40, तो एक्स बार हो गया 40/10, कितना आ गया 4, और वाई बार कितना आ गया बोलो 5, 4 इंटू 5, 22 माइनस 20 कितना आ गया बोलो 2, तो कोवेरियंस कितना आ गया बोलो 2 आ गया, कोवेरियंस 2 आ गया। अरे हाँ या ना बोलो। सर आपने ये कोवेरियंस वाले अप्रोच से क्यों सिखाया फिर, जब पहला वाला बता दिया। एग्जाम में अगर कोवेरियंस पूछ लेगा तब जरूरी है क्या कोरिलेशन ही पूछे डेटा से। तो वी हैव टू बी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार वाई बार, ओके। और फिर एच डी ऑफ एक्स क्या है, इधर देखिए एच डी ऑफ एक्स क्या है, रूट ओवर समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 200/10 माइनस 4 होल स्क्वायर, ये आ गया 2। और एच डी ऑफ वाई है समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस वाई बार होल स्क्वायर, रूट 262/10 माइनस 5 स्क्वायर, यानी 26.2 माइनस 25, यानी रूट ओवर 1.2। अब अगर रूट ओवर 1.2 आ गया, क्या आंसर आ गया, जो भी आप लोग करोगे दैट विल बी योर आंसर। फटाफट बताइएगा कितना आ रहा है, 1.095 आ गया, कोवेरियंस भी आ गया। अब आपका जो शौक था वो पूरा कर लीजिए, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाई एच डी ऑफ एक्स इंटू एच डी ऑफ वाई, प्लीज लगा लीजिए ना, लगा लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए ना। सर अंडरस्टूड है क्या, अंडरस्टूड है जो भी, वो आप लोग अपना देखते रहिए भाई बैठ के। क्या, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना सर,
नहीं, ये आप लोग चेक कर लिए, दोनों अपना हाथ से लिखा हुआ का प्रैक्टिस का अलग कीमत होता है, सिंपल सा बात है ना। तो एक बारी मैं और कुछ बोलूं उससे पहले कार्ल पियर्सन के दोनों फॉर्मूलाज को एक बार और रिकैप कर लेते हैं। अब मैं जैसे प्रैक्टिस करता था मैं आपको भी वैसे ही करा रहा हूं। फॉर्मूला ध्यान हो गया, अब बार बार लिखो, एक बार दोनों फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको एक कॉपी में लिखना, लिख के प्रैक्टिस करना। सर अभी तो किया, फिर लिखना, सेट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं ना, कि घर पे तुमको फॉर्मूला याद रखने पे जोर नहीं देना पड़े। चलो आ जाओ, लिखो मेरे साथ। पहला वाला पहले लिखते हैं क्योंकि उसका डेटा इजी था, है ना। एन बोलो ना, एन समेशन एक्स वाई, बोलो ना, एन समेशन एक्स वाई, पहले साथ साथ फिर अलग अलग, माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, फिर दो रूट लग जाएगा, दो रूट लग जाएगा। एक है एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, और फिर है एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। गेम अप, गेम अप, हो गया, कोरिलेशन निकल गया बराबर। बच्चे बराबर है, अंडरस्टूड है जी। भाई सर और बताएं आप, इधर तक डन है क्या? इधर तक डन है सर, तो आई कैन नाउ प्रोसीड सेफली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनी डाउट्स भाई, एनी डाउट्स? आई डोंट थिंक एनी डाउट्स आर देयर। ये हो गया एक। दूसरा फॉर्मूला क्या था बोलो? आर इक्वल्स टू, बोलो बोलो, कोवेरियंस, बोलो, कोवेरियंस बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। रुक, अब कोवेरियंस भी तुमसे लिखवाएंगे। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या है बता? समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, एक्स बार इंटू वाई बार। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? बातचीत क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इधर तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है सर। अब अगर ये क्लियर है, एच डी ऑफ एक्स क्या हो गया? रूट ओवर, बोलो, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई क्या है? रूट ओवर समेशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्लास थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन करें, एक डिटेल्ड क्वेश्चन करते हैं। इस में एकदम बुनियादी बात से शुरू होगा, मतलब बेसिक डिटेल, एक्स और वाई दिया हुआ है। चलो ट्राई करो। पहले क्वेश्चन तो लिखो, उसके बाद हम कुछ बात करेगा। लिखो, क्वेश्चन तो लिखो, फाइंड प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, और डेटा नोट करना। अच्छा ऐसे नोट करना डेटा को, वर्टिकली, एक्स और वाई वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली मत नोट करना। बच्चे लिख लीजिएगा फटाफट, फिर बात करूंगा। खाली क्वेश्चन तो लिख लीजिए, उसके बाद तो कुछ बात करें आपसे हम, है ना। ठीक है, क्या रेडी है क्या? मैं आपसे, मैं अब आप लोग को एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, मुझे जो याद आ रहा है एक बार वो बताता हूं। एन क्या क्या चाहिए पता ही नहीं है ना मेरे को, तो एक बार देखे। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई बाई रूट ओवर एन, एक मिनट, एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, समेशन एक्स होल स्क्वायर, फिर रूट ओवर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। सो बच्चे अब मुझे को पता है मेरे को क्या क्या चाहिए। ये देखिए एक्स और ये वाई है, एक तो मतलब एक कॉलम चाहिए किसका? अरे एक कॉलम किसका चाहिए? एक्स वाई का। तो बना ले फटाक से,
बना ले, बी माई गेस्ट, आजा बना ले। एक्स वाई 2 इंटू 9 18, 24, 40, 30, 30 और क्या आ गया बोलो 24। ये डन हो गया क्या? ये डन हो गया क्या? राइट सर, ये x हो गया, आई मीन एक्स वाई हो गया। अब एक कॉलम एक्स स्क्वायर का और एक कॉलम वाई स्क्वायर का बनाएंगे। ये देखो यहां एक कॉलम एक्स स्क्वायर का बना और एक कॉलम वाई स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ये एक्स का स्क्वायर हो गया। वाई का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है तुमको? हर जगह समेशन ही तो चाहिए। अरे भाई हर जगह तुमको क्या चाहिए बोलना? समेशन ही तो चाहिए, निकाल ले। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू फटाफट समेशन वाई स्क्वायर देख ले। 81 और 64 और 36 तो 100 होता है, और फिर ये 64 और 36 100 होता है। यहाँ 64 और 34 आ गया, यानी 198 आ गया। 198 और 81 यानी कि 279। समेशन वाई स्क्वायर क्या 279 आ रहा है? क्या बात है, तुक्के में सही हो गया। अरे वाह। 4 9 13 50 यानी 63, 63 और 100 163। ये चेक कर लेना 163। आगे 2 5 10 15 21 29 9 17 25 31 36 39 39। ये 100 हो गया। 24 20 48 48 और 18 62 162 162 है ना? बस अब करना क्या है, वैल्यू पता। अच्छा कितने ठो डेटा है? 1 2 3 4 5 6, तो n हो गया 6। अगर किसी भी बच्चे को टफ लग रहा है तो वो बोले x का कॉलम y का कॉलम एक्स वाई का कॉलम बनाया, फिर x का स्क्वायर का कॉलम बनाया, y के स्क्वायर का कॉलम बनाया, सबको ऐड कर दिया। ऐड कर देने से समेशन आ जाता है। चेक कर लो, डाउट है पूछ लो, चेक कर लो। यहां पे प्रेजेंट कर दूं, ये लो। क्या आ रहा है? एक्स वाई 166 आ रहा है। हाँ, तो मतलब मेरा 162 आप बोल रहे हो 166 कर देना, बस ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं तो क्या है, मैं ये नहीं उठाया था, कैल्सी नहीं उठाया था, मैं ऊपर ऊपर से कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर योर आंसर, है ना? बात समझ में आया ना कि क्या करना, क्या एग्जैक्टली दैट इज व्हाट माय मेन एजेंडा इज, है ना? अब बस r इक्वल्स टू n, n यानी 6 समेशन एक्स वाई, n समेशन एक्स वाई, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y, यानी 29 इंटू 39 बाई रूट ओवर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर, माइनस समेशन x होल स्क्वायर यानी 29 का होल स्क्वायर, रूट ओवर n समेशन y, n है 6 इंटू समेशन y 39 है। यस और नो? n समेशन y और n, एक मिनट रुक जाओ, n समेशन एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, समेशन एक्स स्क्वायर डालेंगे आप लोग। उसके लिए पहले वी हैव टू फाइंड आउट, और या फिर ऐसे भी डायरेक्टली कर सकता है, कोई दिक्कत वाली काम नहीं है। एक साथ भी कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है, राइट? एन समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर था हमारा 163, ये ठीक है। एन समेशन वाई स्क्वायर है 279 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर 39 होल स्क्वायर, ओके। एन समेशन वाई स्क्वायर ना ये 279 है, और समेशन वाई का होल स्क्वायर। अब क्लास अपने कैलकुलेशन करना है भाई, इज इट ओके? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं? करिए फटाफट कैलकुलेट करिए। आया क्या? चलिए मैं भी कर देता हूं। 6 इंटू 166
996 माइनस 29 इंटू 39, यार है 1131 बाई रूट ओवर, और यहां भी रूट ओवर आया तो 6 इंटू 163 978 माइनस 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841, फिर 6 इंटू 279 1674 माइनस 39 इंटू इक्वल टू 1521। तो क्लास 996 माइनस 1131 माइनस 135 बाई रूट ओवर, और रूट ओवर 978 माइनस 841 का रूट 137 कितना होता है 11.704, 11.704 इंटू 1674 माइनस 1521 का रूट ओवर 12.37 आ रहा है ना, जो भी 12.37 आ रहा है, अप्रोक्स आ रहा है। फिर क्या था 11.704 इंटू 12.37, जो भी आया उसमें क्या डिवाइडेड इक्वल टू करने से 1 हो गया, और इंटू 135 0.93 के करीब आ रहा है, 0.93 के करीब मेरे पास आ रहा है क्लास, तो माइनस 0.93। एंड चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही मैच कर रहा है क्या। वेरी गुड, सही मैच कर रहा है। इसको बोलते हैं हाईली नेगेटिव कोरिलेशन, हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। अब अगर आपने वैल्यूज गलत पुट किया है तो कांट हेल्प, कैलसी आपके पास है, वैल्यूज गलत पुट करने का गलती है बस। यस और नो, माइनस 0.93, चलिए परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। एक बात याद रखना है क्लास आपने, कि क्योंकि ये 1 के करीब था इसीलिए हाईली नेगेटिव बोले, अगर ये 0.5 के करीब रहता तो मॉडरेटली नेगेटिव बोला होता। ठीक है, दैट इज ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब कोरिलेशन से जुड़े कुछ खास बातें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोरिलेशन से जुड़े कुछ खास बातें। आपको पता है प्रॉपर्टीज हर जगह आता है। पहला बात, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ यूनिट फ्री मेजर। क्या बोलना चाहते हैं आप, यूनिट फ्री मतलब जैसे अभी आया 0.93, क्या आया था माइनस 0.93, तो तुम क्या बोले थे माइनस 0.93 केजी कि माइनस 0.93 ग्राम, कुछ नहीं, माइनस 0.93, ये यूनिट फ्री मेजर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आखिरकार आई गया, आखिरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ गया है। व्हाट इज इट सर, कि कोरिलेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ओरिजिन। अभी तक क्या हो रहा था कि कोई एक, जैसे आपको याद होगा सेंट्रल टेंडेंसी में कहीं ओरिजिन था, स्केल था, फिर जो डिस्पर्शन में था वहां पे आप लोग हर जगह देख रहे थे ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ रहा था, किससे फर्क पड़ रहा था, स्केल से। और अब आप जहां आ गया है वहां बोल रहा है भाई कोई चीज से ही फर्क नहीं पड़ता है, कोई चीज से ही फर्क नहीं पड़ता है, ना ओरिजिन से ना स्केल से, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता इनको। अंडरस्टूड है। तो अब जैसे इन्होंने क्या बोला है, दो है प्रॉपर्टी स्टेटेड इफ ओरिजिनल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। मान लो तुम्हारे पास पहले क्या दिया हुआ है, बोलो एक्स और वाई दिया हुआ है, अब उसको पलट दे, अब उसको क्या कर रहे हैं, पलट दे। मान लो एक्स एंड वाई को तुमने पलट दिया, अगर एक्स एंड वाई को तुमने पलट दिया, कैसे बदल दिया कि x में से देखो, x में से a डिडक्ट कर दिया और हर y की वैल्यू में से c डिडक्ट कर दिया। मतलब समझे, अभी जो कोरिलेशन निकाला था x और y में, मान लो हर x के वैल्यू से एक नंबर डिडक्ट किया, सेम नंबर, सिमिलरली एक y से कोई और नंबर डिडक्ट किया, और दोनों, और जो आया उसको एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया। मतलब माइनस करना मतलब ओरिजिन को बदलना, माइनस करना मतलब ओरिजिन को बदलना, और डिवाइड करना मतलब स्केल को बदलना। हाँ या ना,
तो इन लोग बोल रहे हैं कि आपका ये अगर किया आपने, कुल मिलाकर अगर आपने ये किया, तो आपका जो आर एक्स वाई लिख लो, आर एक्स वाई मतलब कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी। यू क्या होगा, यू क्या होगा, वो नया सीरीज जो बनेगा, वो नया सीरीज जो बनेगा कब, जब आप एक्स और वाई को पलट दो, तो दोनों का कोरिलेशन सेम होगा, क्योंकि कोरिलेशन ना स्केल बदलने से बदलता है ना ओरिजिन। मतलब आप कुछ प्लस माइनस कर लो या डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक छोटा डिस्क्लेमर है, ये दोनों इक्वल होगा इफ बी एंड डी हैव सेम साइन। लिखो, इफ बी एंड डी हैव सेम साइन। मैंने किताब में भी लिख रखा है, पर और ज्यादा प्रोमिनेंट लिखाने के लिए लिखा रहा हूं। इफ बी एंड डी हैव सेम साइन, और या फिर u और v के बीच का कोरिलेशन पूछा, तो जो x और y के बीच का कोरिलेशन होगा, जो भी x और y के बीच का कोरिलेशन होगा, उसका साइन पलट दो। 3 है तो 3 तो नहीं हो सकता, -0.3 है तो +0.3 हो जाएगा। खाली किसका साइन देख लेना, बस इतना रिक्वेस्ट है, b और बस। इफ b एंड d हैव अपोजिट साइन, if b and d have opposite sign, if b and d have opposite sign। और ये तो आपको पता ही है, कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। लिख लीजिएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, -1 एंड 1। शिवम कर लीजिए, आप भी सारे बच्चे कर लीजिए, -1 से 1 किया हुआ है क्या? राइट सर, डन है, अंडरस्टूड है। -1 से 1 इंक्लूडिंग बोथ द लिमिटिंग वैल्यूज। चलो डन है, इतना डन है। अब आइए इसके आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट मेजर है, इस पर इंस्टीट्यूट सवाल ना पूछे लगभग असंभव है। बेस्ट मेजर है किसके लिए? फॉर लीनियर कंप्यूटेशन। अच्छा, ये जो बात मैं अभी बोला स्केल और ओरिजिन का, ये बात जो मैं अभी बोला ओरिजिन और स्केल का, इसका इलेबोरेशन भी हो जाएगा अभी। उससे पहले लेट मी डू समथिंग। हाँ, ये सब तो बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चन करेंगे, वही मैं करना चाह रहा हूं। ये रहा, आ गया है ना। ये चारों क्वेश्चंस पहले नोट करेंगे आप लोग, एक एक लाइन का है, फटाक से नोट करेंगे, फिर हम कुछ बात करेंगे। फटाफट नोट करिए। चारों लिख लिया? एक बार लिख लो, उसके बाद बोलेंगे। अग्रीड है भाई। अब अगर अग्रीड है तो हम आप लोग को क्या बोल रहे हैं, पहले ये वाला इक्वेशन देखो और फिर ये वाला इक्वेशन देखो। ओके, पे अटेंशन। 2u प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हमने आपको u निकालने बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। इधर देखो, 2u इक्वल टू -3x -4, यही बोला था, माइनस ये -4, बराबर बात है। अच्छा, u क्या हो गया, u क्या हो गया, -3x/2 -3x -4/2,
रुको, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ऐसे नहीं खत्म करेंगे आप। ये आया u, अभी कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। u अभी तक इनकम्प्लीट है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, u अभी तक इनकम्प्लीट है, डोंट मेक एनी जजमेंट नाउ, ठीक है। वैसे ही 4v प्लस 16y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, 4v इक्वल टू माइनस 16y माइनस 11, v इक्वल्स टू माइनस 16y माइनस 11 बाई 4 आ गया, बराबर बात है। अब आप लोग एक चीज सुनना, अब आप लोग एक चीज सुनना, सुनो सुनो सुनो, u इक्वल्स टू, x को वहीं रहने दो, अरे x को वहीं रहने दो, ऊपर नीचे -3 डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए बाई बी, ये फॉर्मेट बोला था। तो अभी यहां पर तो x नहीं, -3x है, तो पहले पूरा -3 डिवाइड करो, जिससे यहां सिर्फ x बचना चाहिए। तो x अब पूरा में डिवाइड करेंगे, तो ऊपर में अगर -3 डिवाइड करें तो x आया, और -4 में -3 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, -2/3, -2/3। वहीं पर v इक्वल्स टू -16 है, वहां पे भी तो y रहेगा, तो भैया -16 डिवाइड करेंगे तो y प्लस 11/16 बाई 4/-4/16 यानी -1/4। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए क्लास, मुझे अब एक बात का जवाब दीजिए, नोट कर लिया? अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए एवरीवन, b और d का साइन सेम है कि अलग है? b और d जो नीचे में आता है उसको बोलते हैं, आराम से, साइन सेम है कि अलग है, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी, और जब साइन सेम होता है, जब क्या होता है बोलो, साइन सेम होता है, तो कोरिलेशन भी वही होता है, तो कोरिलेशन भी वही होता है। तो इसका मतलब आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आप लोग को फर्स्ट में क्या मिलेगा, किसमें मिलेगा, फर्स्ट में आपको मिलेगा सेम साइन है, तो इनके बीच में u और v के बीच में भी जो कोरिलेशन आया, u और v के बीच में भी जो कोरिलेशन आया, वो कितने का कोरिलेशन आया भैया, 0.8 का ही आया, 0.8 का ही आया। अंडरस्टूड है कि नहीं अंडरस्टूड है सर, बात समझ में आया, 0.8 ही तो आया ना, परफेक्ट है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम लॉजिक से अब आप लोग जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट सवाल पर भी जा सकते हैं, है ना। अच्छा, इसको सोचने का एक और रास्ता है, इसको सोच लेने का एक और रास्ता है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी बना सकते हो। मतलब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर दूं, पहले कर दो सर। ये देखो यहां पर जो हमने किया वो परफेक्ट है, कुछ गलत नहीं है, पर एक और बात बता दे रहा हूं, जैसे मानो 2u है इक्वल टू -3x -4, तो u क्या आ गया, आप ये बताइए मुझे, u आ गया -3/2x, 2 डिवाइड हो गया तो -2, और वैसे ही 4v आ गया -16y -11, तो v क्या आ गया बोलो, -4y -11/4, -4y/11/4। तो अब आप यहां पर देखो, इसको भी b बोल सकते हैं, जैसे बाई के फॉर्म में लिखने की जगह ऐसे भी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, किसका इक्वेशन, ये तो पता है जो x के साथ होता है वही तो स्केल होता है, वही तो स्केल होता है, तो आप इसको b बोल दीजिए -3/2, और यहां -4 है, इसको क्या बोल दीजिए, बोलिए d, d आ गया। तो जब भी d आ गया, b आ गया और d आ गया, तो साइन सेम है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, सेम साइन है, तो मेरा आंसर तो वही आया ना, बात बस बताने का कोशिश कर रहा था, वो क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाला भी अपने इसी स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट से कर लेते हैं। इधर देखिए 2u है, 2u इधर देखिए 3x -4 है, यानी कि आपका जो u आ गया
वो आ गया 3/2x माइनस 4/2, क्या आ गया -4/2 यानी कि 2, 3/2 आ गया, 3/2 क्या है बोलो, b, b क्या है बोलो 3/2, अरे बोलना b क्या है 3/2। अब 4v इक्वल्स टू -16y -11, v इज इक्वल्स टू -16/4y -11/4। तो यहां पर y के साथ जो है वो क्या है -4 है, क्या है y के साथ क्या है बोलो -4, जो y के साथ है वो है d, जो y के साथ है वो है d। हमने आपको क्या देखने बोला, साइन सेम है कि अलग अलग, साइन सेम है कि अलग अलग, अलग है, अपोजिट साइन है, तो इसका जो कोरिलेशन होगा uv का वो 0.8 नहीं होगा, वो क्या होगा -0.8, xy का उल्टा, यस और नो। चलिए थर्ड वाला भी करवाऊंगा, दोनों करवाऊंगा, चिंता नहीं करो। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं बच्चे, आगे बढ़ता हूं। ये दिया है 2u, u यहीं पे ही है, इक्वल टू 3x - 4, u क्या आ गया बताइए 3/2x -4/2 यानी कि 2। तो यहां पर ये जो आ गया ये क्या है बोलो b आ गया, मुझे लग रहा है समझ आ रहा है। और यहां पर v क्या आ गया 4v इक्वल्स टू 16y -11, तो v आ गया 16/4y -11/4, यानी v क्या आ गया बताओ 4y -11/4, y के साथ जो है वो d है, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, साइन अलग है कि सेम है, सेम है, दोनों प्लस है, तो इसका जो कोरिलेशन होगा यानी u और v के बीच का जो कोरिलेशन होगा वो भी सेम होगा जो x और y का था 0.8। और अगर मैं आखिरी बात पर चलूं तो यहां पर 2u है -3x - 4, 2u है -3x - 4, अब 2u है -3x - 4 मतलब u है -3/2 x -2, यानी b आ गया -3/2, और यहां पे है 4v इक्वल्स टू 16y -11, v हो गया 4y -11/4, यानी d आ गया 4, यानी d आ गया क्या बोलो 4। अब अगर d आ गया 4, साइन सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है, तो आर यू वी क्या आ गया बोलो साइन चेंज, क्या आ जाएगा बोलो -0.8, -0.8। अंडरस्टूड है। कोरिलेशन के बारे में आपसे 4-5 बातें कर लिया हूं, कार्ल पियर्सन का इन पर्टिकुलर। अब कुछ फीचर्स, मतलब मेरे को मन है कोवेरियंस का भी बता दे। कोवेरियंस याद है क्या एक बार, क्या है कोवेरियंस याद है क्या, समेशन एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, लिखना एक बार, लिखना एक बार। कोवेरियंस का खास बात है, कोवेरियंस का बता रहा हूं, ये ओरिजिन से कोई फर्क इसको नहीं पड़ता, इट इज अनअफेक्टेड बाई, इट इज अनअफेक्टेड बाई चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन, बट चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल, किताब में लिखना, किताब में लिखना, जहां बार बार एग्जाम में पढ़ोगे वो उस पे लिखो, इट इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। और कोवेरियंस का जो वैल्यू है वो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी इज रेंज ऑफ कोवेरियंस, मतलब कोवेरियंस यहां पे कहीं पे भी लाई कर सकता है आपका, नो रेस्ट्रिक्शंस व्हाटसोएवर। अंडरस्टूड है।
भैया अंडरस्टूड है इतना बात? फटाफट देख लीजिए। डन। आज यहीं पे वाइंड अप करेंगे क्लास। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट डे। कार्ल पियर्सन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपके मटेरियल में जितने कार्ल पियर्सन के क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।